हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ कॉलेज मैथमेटिक्स क्लास इंटर। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए इंशाल्लाह पूरी की पूरी किताब को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आपके पास इंटर मैथमेटिक्स इन बोर्ड बहुत ज़्यादा इजी होती है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होंगे और आसानी के साथ इसको कवर किया जाएगा। आप मेरे साथ रोज़ाना के लेक्चर्स में यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा और आप मेरे पास कॉपी पेन लेकर बैठना और इजीली हम जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो कहते हैं कि फंक्शन एंड लिमिट। सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन्ड बाय अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट, व्हाट इज फंक्शन। तो आप ऐसा समझो, फंक्शन बेसिकली क्या होता है। अगर मैं बात करूं, मैंने कहा फंक्शन, फंक्शन जो है वो क्या है, एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है और कुछ भी नहीं है। फंक्शन क्या है? एक मशीन है और कुछ भी नहीं है, जो कि रिलाय करती है इनपुट पर। इसको इनपुट दिया जाता है और यहाँ से ये आउटपुट निकाल देता है। आप ऐसे समझो, क्या फंक्शन इज अ मशीन दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इट गिव्स आउटपुट, दैट इज टू बी कॉल्ड अ फंक्शन। तो फंक्शन ऐसा हो सकता है। और फंक्शन की एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर ये बात से देखते हैं कि फंक्शन जो है ऐसा टूल है। फंक्शन इज अ टूल विच रिप्रेजेंट्स, जो कि रिप्रेजेंट कर सकता है किसको? माई होल वर्ल्ड इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की सूरत में अपनी पूरी दुनिया के चीज़ों को वो इन द टर्म ऑफ फंक्शन मैथमेटिक्स लिख सकता है। दैट इज टू बी कॉल्ड अ फंक्शन इज अ टूल। ये एक ऐसा औजार है। ऐसा वो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। और तीसरे अल्फाज में फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपसे बोलता हूँ आपके पास कोई एक सेट है, ठीक है। अगर आपसे बोलता हूँ कोई एक सेट है जो कि मैपिंग कर रहा है, मैंने वाला एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, दो सेट हैं और ये आपस में जो है वो कुछ इस तरह से मैपिंग कर रहे हैं। तो फंक्शन इसमें एक शर्त पर होता है। फंक्शन की पहली शर्त क्या होती है कि जो भी एलिमेंट्स इस ए के अंदर हों वो मुकम्मल इस्तेमाल होने चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट इसमें ना रह जाए जो कि छूट जाए, मतलब रहना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली इसकी शर्त क्या है? डोमेन जो है वो इसकी, डोमेन से मुराद मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, डोमेन जो है वो उसकी पूरी की पूरी सेट ए होनी चाहिए। और दूसरी इसकी शर्त क्या होती है? दूसरी शर्त क्या होती है? बहुत अच्छी शर्त है इसकी कि एवरी, हर डोमेन की डिस्टिंक्ट रेंज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट रेंज होनी चाहिए। हाँ, तो बात करते हैं। पहला मतलब क्या है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब के सब इस्तेमाल हो। दूसरी बात कि जो जो एलिमेंट इस सेट में से इस्तेमाल हो रहा है उसका कोई हमेशा एक ही आंसर यूनिक आए, कोई आंसर चेंज ना आए। तो बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करते हैं व्हाट इज द डोमेन। डोमेन क्या होती है? डोमेन को आप ऐसे समझो, डोमेन इज नथिंग बट द इनपुट वैल्यूज। क्या होती है? इनपुट वैल्यूज। फंक्शन के अंदर इनपुट देने को हम डोमेन कहते हैं। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है आपकी आउटपुट वैल्यू। क्या होती है? आउटपुट वैल्यू। तो इन दो को आप ऐसे याद रखो, डोमेन इज नथिंग बट कॉल्ड द इनपुट वैल्यू एंड रेंज इज टू बी कॉल्ड द आउटपुट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पर अब मैथमेटिकली देखते हैं, हमेशा याद रखना y को डिनोट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x इट मींस द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल है और ये x का फंक्शन है। मैं ऐसा भी लिख सकता था y इज इक्वल्स टू f ऑफ t, ये भी t का फंक्शन है। इट मींस y को मैं डिनोट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब ये जो मेरे पास होता है वो इनपुट होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू डालूंगा जब तो मुझे y मिलेगा। तो ये क्या होता है बेटा? आउटपुट होता है। इसकी तो थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। मैंने कहा y इज इक्वल टू 2x। अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो y की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या मिलेगा? 0। अगर x की जगह 1 रखूं तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना मिलेगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं x को y की सूरत में अपना आंसर लिखूं तो मैंने क्या बोला? मैंने x की जगह 0 रखा, मुझे y की जगह भी 0 मिला। अब मैंने y की जगह x की जगह 1 रखा तो मुझे y की जगह क्या मिला? 2 मिला। तो दैट इज टू बी कॉल्ड अ फंक्शन। फंक्शन जो है वो इस तरीके से काम करता है।
समझ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। बहुत ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान था, फटाफट से लिखो, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और बात, बहुत छोटी सी बात है जो कि हमें अभी थोड़ी देर पहले ही समझ लेनी चाहिए थी मेरे समझाए बगैर ही। देखो मैं फिर समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाऊं फंक्शन का, तो उसको देखकर आप डोमेन और रेंज बता पाओगे? बता तो सकता हूं सर, लेकिन ऐसे कैसे बताओगे? अगर आपसे कहा जाए कि डोमेन जो है क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी तो कह सकता हूँ ना भाई मैं, डोमेन क्या होती है, वैल्यू ऑफ एक्स होती है। मतलब कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन के अंदर अगर कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पर होगी तो वो उसकी डोमेन होगी, अगर कोई वैल्यू वाई एक्सिस पर होगी तो वो उसकी रेंज होगी, क्योंकि वाई इज द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन। हाँ, तो मतलब रेंज क्या है आपके पास, रेंज क्या होती है, वो सारी वैल्यूज जो कि वाई की हों, वैल्यू ऑफ वाई, वो क्या कहलाती हैं, रेंज कहलाती हैं। अब यहाँ पे देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखना कि अगर मैं आपके सामने फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा गौर से, ये मैंने क्या किया, एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने कहा देखो यहाँ 0 0, यहाँ पे लेते हैं 1, यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं 3, यहाँ पे लेते हैं 4, यहाँ पर लेते हैं बेटा -1, यहाँ लेते हैं -2, यहाँ लेते हैं -3, यहाँ लेते हैं 1, यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं 3, यहाँ लेते हैं 4, और यहाँ पर आ जाओ दोबारा से -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, अब मैं आपके सामने यहाँ पर एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें से हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज। अब देखना, मैं कोई भी फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, मैंने कहा ये फंक्शन आया ऐसे करके यहाँ तक, मैंने कहा ये कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन की डोमेन हो या रेंज हो, मैं कैसे निकालूंगा? अब देखो, हर वो वैल्यू जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस, वो क्या कहलाएगी बेटा, डोमेन कहलाएगी। क्या बोलाएगी बेटा, डोमेन कहलाएगी। और हर वो वैल्यू जो कि इस वाली रेंज, मतलब इस वाली रेंज मतलब वाई एक्सिस की रेंज में है, वो वैल्यू क्या कहलाएगी बेटा, रेंज कहलाएगी। ये बात आपने याद रखकर चलनी है। और इसके भीतर क्वेश्चंस जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के अंदर भी आपको मिलेंगे, जो मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। अब यहां से आप ऑब्जर्व करो कि अगर ये मैंने कहा डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो -3 से ऊपर जाते हैं, और कहां तक जाते हैं, नीचे वाले -1 तक। इट मींस मैं क्या कह सकता हूं, मेरा जो फंक्शन है, मैं फंक्शन को थोड़ा सा आसान कर लेता हूं आपके लिए ताकि आप परेशान ना हो। मैंने कहा फंक्शन को यहीं रोक देता हूं। तो मैंने कहा आपकी जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है, यहाँ पे जरा गौर से देखना, आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है। अगर मैं बोलता हूँ आपके डोमेन को हम x बोलते हैं, तो वो -3 से उठता है और 1 पर जाकर रुक जाता है। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा कि भाई मेरी रेंज -3 से शुरू होती है और -1 पर खत्म होती है। तो दैट इज टू बी कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो मेरे फंक्शन की क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। तो मेरा फंक्शन देखो y एक्सिस में कहां तक जा रहा है, देखो y एक्सिस चल रहा है, ये y एक्सिस चल रहा है, ये y एक्सिस चल रहा है, चेक करो 2 पर आ रहा है। कहां आ रहा है, 2 पर आ रहा है। मतलब क्या होगा, ये 2 या 2 से कम रेंजेस देगा। मतलब क्या होगा, देखो 0 तक तो देगा ही देगा। देखो लास्ट चीज क्या है, मतलब यहाँ पर जो है वो 0 लाइन पर भी फ्रॉम कनेक्ट हो रही है। इट मींस मेरी जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगी वो कितनी होगी, याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी y एक्सिस की जितनी भी वैल्यूज हैं वो रेंज है। -3 से स्टार्टिंग पॉइंट है, देखो -3 एज अ x एक्सिस बैठा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट 0 आना है। और लास्ट टर्म आपके पास कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। तो इट मींस आपकी जो y की वैल्यू होगी वो कहां तक होगी, 0 से लेकर 2 तक, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती भाई। 0 से लेकर 2 तक मतलब यही वाला वो एरिया है जो कि आपका फंक्शन कवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ y एक्सिस। तो दैट इज टू बी कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हम इजीली फाइंड ऐसे कर सकते हैं डोमेन और रेंज को। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा कि हर वो वैल्यू जो x एक्सिस पर है वो डोमेन होती है, हर वो वैल्यू जो y एक्सिस पर है और जिस वैल्यू को फंक्शन कवर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ y एक्सिस, दैट इज टू बी कॉल्ड द आई थिंक सो रेंज।
रेंज कहलाती है बेटा फंक्शन की। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये तो आपको समझ आया। अब बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, और इसको यहाँ पर लेक्चर को एंड करेंगे, बिकॉज आपकी 2.1 एक्सरसाइज यहीं तक है। हम पहले उसको कवर करेंगे, फिर नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। मैंने कहा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, composition of a function is basically is the very small thing. आपको समझ आ रहा होगा कि what is meant by composition। तो composition आप ऐसे समझ सकते हो, this is the very small thing। ऐसे समझते हैं। मैंने कहा अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है f, मान लेते हैं ये मेरे पास एक f फंक्शन है, बल्कि आप ऐसे मान लो ये सेट a है, ठीक है। फिर एक सेट और है जो कि एक b सेट है, मान लो एक और सेट है जो कि c सेट है, मतलब ठीक है ना। अब a से लेके b के दरमियान जो जो मैपिंग हो रही है वो फंक्शन की हो रही है जो कि f फंक्शन है, और एक मैपिंग यहाँ हो रही है जो कि g मैपिंग है, जिसको g फंक्शन बोल दिया मैंने। मान लो ये जो था वो क्या था? f ऑफ x था, और ये कितना था? g ऑफ x था। ये दो बातें मैंने की। अब अगर मैं बोलता हूं मुझे a से लेकर c पर जाना है, मुझे a से लेकर c पर जाना है, और मैं एक नया फंक्शन बनाना चाहता हूं h ऑफ x, तो वो कैसे बनाऊंगा? दैट इज टू बी कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। मतलब ऐसा समझो कि दो फंक्शनों को मिलाकर एक नया फंक्शन बन जाए, दैट इज टू बी कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, फंक्शन के अंदर अगर मैं g ऑफ x की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास एक नया रिजल्ट आएगा, क्या होगा? वो h ऑफ x होगा। और हमेशा एक बात याद रखना, यहाँ पर जो है वो ऑर्डर मैटर करता है। इट मीन ऑर्डर से मुराद कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, मतलब f को g में पुट करता हूँ, तो रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर मैं g को fx के अंदर पुट करता हूँ तो मान लो वो i ऑफ x आता है, यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर है वो कुछ और आएगा। ये जब ही सेम हो सकता है जब मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x होगा। तो मैं एक बात आसानी से कह सकता हूँ, तो मेरा f ऑफ g ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, और हम इस चीज को f ऑफ g कहते हैं और इस चीज को g ऑफ f कहते हैं। ये बात आपने नोट कर लेनी है। तो ये बराबर उसी सूरत में हो सकते हैं जब आपके दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हों। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है तो दोनों फंक्शन को मिलाकर सिमिलरली वैल्यूज नहीं आती। मतलब कहने का ये हुआ कि जर्नली f ऑफ g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। अब एक छोटी सी बात है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा इनवर्स, क्योंकि हर एक चीज का इनवर्स होता है, मतलब उल्टा। तो आप ऐसा समझो कि अगर मैं कहता हूं कि अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, क्या है? अगर y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर मैं इस चीज को ऐसा लिख लूं x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y, मतलब इस फंक्शन को यहां लेकर आ जाऊं, तो दैट इज टू बी कॉल्ड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इट मींस आपको यहां से एक बात तो समझ आ रही होगी, अगर आपको कोई फंक्शन x की सूरत में मिला हुआ हो तो आपने उस फंक्शन को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ y फंक्शन, तो आप खुद ही इनवर्स तक पहुंच जाओगे। मतलब क्या? x फंक्शन है, अब देखो इनवर्स लग के y के साथ आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो अगर इस फंक्शन को आप इन टर्म्स ऑफ y लिख दो तो क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा देखो x इज इक्वल टू 2x हैगा, तो 1 को यहां लेकर आ जाओ, कितना हो जाएगा बेटा? y माइनस 1, और 2 को नीचे लेकर आओ, x इज इक्वल टू y माइनस 1/2। तो इट मींस अगर मैं बोलना चाहूं f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, अगर इस पूरे फंक्शन को मैं x की सूरत में चेंज कर दूं, मतलब y की जगह x रख दूं, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई वो किसकी आएगी? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। मतलब मैंने अपने फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर दिया और मुझे रिजल्ट किसका मिला?